हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CS रेन कॉमर्स क्लासेस में। हमने बीकॉम ऑनर्स का मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, जिसमें हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया है, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दिस इज़ आवर क्लास नंबर 3। ये हमारी 3rd क्लास है। फर्स्ट और सेकंड क्लास हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग देखा, ऑब्जेक्टिव देखा, लिमिटेशंस देखे, एडवांटेजेस देखे। इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंस देखा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंस देखा। नाउ टुडेज क्लास वी विल कवर कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। सो स्टार्टिंग टुडेज टॉपिक, कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। सो सबसे पहले ये चीज़ जाननी जरूरी है कि कॉस्ट किसे कहते हैं, एंड देन उसके बाद जरूरी जानना है कि रिडक्शन और कंट्रोल में क्या डिफरेंस है। प्लीज समझना, सबसे पहले कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट मीन्स अमाउंट इनकर्ड टू परचेज एंड प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। करेक्ट। अगर हम कोई गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं तो जो उसको खरीदने में खर्चा आता है, इट इज नोन एज कॉस्ट। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई गुड्स अगर हम परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद जो हम पेमेंट करते हैं इज नोन एज कॉस्ट फॉर अस। सो सबसे पहली चीज हमें ये समझ में आ गई कॉस्ट किसे कहते हैं। जब भी हम कोई गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले जो हमें पेमेंट करनी होती है, इट इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट। उसे हम क्या कहेंगे? कॉस्ट कहेंगे। अब पॉइंट आता है कि कॉस्ट रिडक्शन किसे कहते हैं, कॉस्ट कंट्रोल किसे कहते हैं। प्लीज समझना, अगर हम देखें दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है जानना, बट उससे इंपॉर्टेंट ये है कि कंट्रोल एंड रिडक्शन में क्या फर्क है। देखो, कंट्रोल का मीनिंग होता है कि आप जो वेस्टेज हैं आप उन्हें कम कर सकते हैं, आप प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं। करेक्ट, कि ये कॉस्ट जो गलत हो रही हैं उनको आप कम कर सकते हैं। साथ में आप क्या कर सकते हैं, नहीं कि जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आपको उन बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं उनका। अगर आप उनका बेटर यूटिलाइजेशन करेंगे तो आपकी कॉस्ट क्या होगी? कंट्रोल हो जाएगी। बट इससे आपकी कॉस्ट परमानेंटली एंड रियल में खत्म नहीं हो जाती। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो यूजलेस थिंग्स हैं इट शुड बी रिमूव्ड। एंड कॉस्ट रिडक्शन वो चीज होती है जो परमानेंट कॉस्ट को रिड्यूस कर देती है, परमानेंट रिडक्शन कर देती है किसी कॉस्ट में। जैसे एग्जाम्पल बताता हूं मैं। मान लीजिए पहले आपने कोई जो प्रोसीजर यूज कर रहे थे, आप कोई टेक्निक यूज कर रहे थे, उस टेक्निक्स में ज्यादा खर्चा आ रहा था, आपने टेक्निक को चेंज कर दिया, और चेंज करने की वजह से आपको यानी क्या हुआ, उस पर यानी परमानेंट रिडक्शन इन द कॉस्ट हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, इंप्लॉइज को हायर करते थे। करेक्ट, इंप्लॉइज को हायर करते थे और हम कहते थे कि जी आपको टाइपिंग करनी है। क्या करनी है? टाइपिंग करनी है, और एक एक पेज आपको टाइप करना है। बट आफ्टर कमिंग कंप्यूटर आने के बाद या फिर मशीन्स आने के बाद ये जो टाइपिंग वर्क है वो बहुत इजीली कन्वर्ट हो गया। और आजकल के टाइम में टाइपिंग हाथ से करने की जरूरत है ही नहीं। देयर आर सो मेनी टेक्निक्स कि आप यानी सिर्फ पढ़िए, आप बोलिए, और बोल करके आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मली टाइपिंग कर सकते हैं। तो इन अदर सेंस हम कह सकते हैं कि दिस इज द सोर्स थ्रू विच वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट परमानेंटली। ठीक, और एग्जाम्पल समझते हैं। सो परमानेंट रिडक्शन किस चीज से आ सकती है? और मान लीजिए आपने कोई मेथड यूज किया, ठीक, और मेथड को आपने इंप्रूव कर दिया। मेथड को क्या कर दिया आपने? इंप्रूव कर दिया। तो आपके जो इम्प्रोवाइजेशन की वजह से जो आपकी कॉस्ट कम हो रही है, इट इज नोन एज कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है जी। तो आपको ये जानना जरूरी है कि कॉस्ट रिडक्शन का मीनिंग होता है परमानेंट रिडक्शन इन द कॉस्ट, बट कॉस्ट कंट्रोल का मीनिंग होता है कि फॉर द टाइम बीइंग वी आर डूइंग सम गुड जॉब एंड वी आर डूइंग समथिंग बेटर टू रिड्यूस द कॉस्ट, बट इट इज नॉट अ परमानेंट इन नेचर। ये कह सकते हैं कि हमने क्या ऑब्जेक्टिव था हमारा, क्या हमने टारगेट रखा था, क्या स्टैंडर्ड सेट किया था, और क्या हमने एक्चुअल में अचीव किया है। इन दोनों के गैप को जो हम वेरिएंस कहते हैं, इसको हम खत्म करने के लिए जो करते हैं उसे बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। करेक्ट, बट हम कहते हैं कि हम कॉस्ट को ही परमानेंट कम कर देंगे, इज नोन एज कॉस्ट रिडक्शन। अब हम इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं। सो हम आज के टाइम में देखें तो इतना कंपटीशन है, इट मीन्स ग्लोबली कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब कंपटीशन ज़्यादा है तो हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि हम क्या करें, यानी
प्राइस को इंक्रीज कर दें और अपना प्रॉफिट बढ़ा लें। करेक्ट, हम प्राइस को बढ़ा दें और अपना प्रॉफिट बढ़ा दें। मान लीजिए हम पहले 100 रुपये चार्ज कर रहे थे, आज हम 1000 रुपये चार्ज करना शुरू कर दें और हमारा प्रॉफिट 10 गुना बढ़ जाए। इज दिस नॉट पॉसिबल? रीजन बीइंग सिर्फ और सिर्फ हम ही उस चीज में डील नहीं कर रहे, इसके अलावा बाकी लोग भी इसमें डील करते हैं। इट मीन्स हमारा कंपिटिटर भी हमारे पास होगा। तो ये हमारा जो मेथड है कि हम अपनी कॉस्ट कैसे बचा सकते हैं, या हम ही कह सकते हैं कि हम अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हैं, सेल प्राइस इंक्रीज करके। It is not possible to increase the selling price and to increase the profit. So it means कहीं ना कहीं हमें इस तरह से यानी मैनेजमेंट करना होगा कि हम सेल प्राइस तो बढ़ा नहीं सकते ड्यू टू कंपटीशन, बट हम औरों की तुलना में अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं बाय कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। जैसे ही हमारी कॉस्ट कम होगी, जैसे ही हमारी कॉस्ट कम होगी, हमें यानी प्रॉफिट ज़्यादा होगा और हमारा प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा होगा और सस्ता होगा और लोगों से। सो इट इज़ द ओनली वे थ्रू विच वी कैन कंट्रोल द कॉस्ट, वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट एंड वी कैन इंक्रीज द प्रॉफिट। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहे नाउ डेज बिजनेसेस आर ऑपरेटिंग इन ग्लोबली competitive environment where in order to increase profits, increase in selling price of products or services may not be possible because of fears of shrinkage of or shrinkage in volume. It means अगर हम सेलिंग प्राइस तो बढ़ा देंगे तो कहीं ना कहीं जो ग्राहक हमसे एक क्वांटिटी 100 क्वांटिटी खरीदता था वो सिर्फ हमसे 10 क्वांटिटी खरीदेगा, हो सकता है कि नहीं खरीदे। तो कहीं ना कहीं हमारा जो वॉल्यूम है वो हमारा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। हम ये नहीं चाहते, हम ऑलवेज क्या चाहते हैं, प्रॉफिट हमेशा अर्न किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम। जितना ज़्यादा सेल होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, मार्जिन चाहे कम हो। कहता है देयरफॉर इन ऑर्डर टू इम्प्रूव प्रॉफिट परफॉर्मेंस बिजनेस हैव टू एक्सट्रीमली कॉस्ट कॉन्शियस। अगर प्रॉफिट इंप्रूव करना है, प्रॉफिट परफॉर्मेंस बढ़ानी है, बिजनेस को अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है, तो कहीं ना कहीं एक्सट्रीमली कॉस्ट कॉन्शियस होना जरूरी है एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन कॉस्ट। अल्टीमेटली हमें कॉस्ट कम करनी है। इन अदर वर्ड्स, इन दिस एज ऑफ कंपटीशन, आजकल के इस समय में इतने कंपटीशन में, इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, मैनेजर्स हैव टू मेक कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स टू फाइंड आउट वेज एंड मीन्स टू कंट्रोल एंड रिड्यूस कॉस्ट। इट मीन्स कई जगह ये होगा कि उन्हें टेम्पररी कंट्रोलिंग करनी जरूरी होगी, कहीं मैनेजमेंट को यानी परमानेंट कॉस्ट में रिडक्शन लाना जरूरी होगा। ठीक है जी, देखते हैं एक एक करके कॉस्ट कंट्रोल किसे कहते हैं एंड कॉस्ट रिडक्शन किसे कहते हैं। चलिए जी, सबसे पहले देखते हैं कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल के बारे में हमने क्या सीखा। कॉस्ट कंट्रोल मीन्स इट इज़ नॉट अ परमानेंट रिडक्शन इन द कॉस्ट, बट हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड हमने सेट किया है, जो हम एक्चुअल में अचीव करते हैं, इन दोनों में जो गैप आता है हम उस गैप को ढूंढते हैं और उस गैप को हम यानी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में जो हमारे पास हो चुका है, फ्यूचर में हमारे से ऐसी गलती ना हो जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो। करेक्ट, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं, हम उनका बेटर यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, उनका अच्छे से इस्तेमाल करना चाहते हैं, इकोनॉमिकली उनका यूटिलाइज किया जाए और प्रिवेंटिव किया जाए, किस चीज़ को प्रिवेंट किया जाए, जो वेस्टेज है उनको प्रिवेंट किया जाए, जिससे कि हम अपनी यानी कॉस्ट को कम कर सकें और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। पढ़ते हैं, कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। करेक्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए कॉस्ट कंट्रोल होना बहुत जरूरी। इट इज एन इसेंशियल कंपोनेंट। इट इज एक्सरसाइज थ्रू कंपेयरिंग एक्चुअल कॉस्ट विद द प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट। हमने कहा पहले से हमने डिसाइड कर रखा कि हमारी कॉस्ट इतनी होनी चाहिए प्रोडक्ट की, और फिर हम देखते हैं कि हमारी एक्चुअल में कॉस्ट कितनी है, हम उन दोनों में कंपैरिजन करते हैं सो दैट द डिफरेंस बिटवीन द टू, इट मींस एक्चुअल वर्सेस स्टैंडर्ड, कैन बी मेजर्ड एंड देन एनालाइज्ड अकॉर्डिंग टू रीजंस फॉर टेकिंग करेक्टिव एक्शन। इट मींस उस गैप को ढूंढा जाए कि वो गैप क्यों आया है, और उस गैप को ढूंढने के बाद जो भी मिस्टेक्स, ये जो कमियां रही हैं, उन कमियों को खत्म किया जाए बाय टेकिंग द करेक्टिव एक्शन। इन अदर वर्ड्स कहता है कॉस्ट कंट्रोल इज सिंपली द यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इकोनॉमिकली, इफेक्टिवली, ऑप्टिमली एंड प्रिवेंशन ऑफ द वेस्ट। प्रिवेंट करना जो भी हमारी वेस्टेज हो रही है, इज विद इन द एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट। इट इज द फंक्शन ऑफ कीपिंग कॉस्ट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। यही एक हमारे पास अच्छा तरीका होगा अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने का।
कुछ स्टेप्स कहता है कि हम कैसे कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले कहता है इस्टेब्लिशिंग नॉर्म्स। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड तैयार करना होगा, अपने कुछ नॉर्म्स तैयार करने होंगे, आपको फिक्स करना होगा कि एटलीस्ट हमारा ये यार्डस्टिक्स है, इसको हमें इतने मेजरमेंट में हमारी होनी चाहिए, कॉस्ट हमारी इसी लेवल के अंदर, इसी बाउंड्री के अंदर आनी चाहिए, और क्या क्या उसके अंदर पॉसिबिलिटी है। कहता आगे, द फर्स्ट स्टेप इन कॉस्ट कंट्रोल इज टू सेट नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स। आपको स्टैंडर्ड तैयार करना जरूरी है, विच मे सर्व एज यार्ड स्टिक फॉर परफॉर्मेंस मेजरिंग। इट मीन्स अगर आपको ये स्टैंडर्ड आपने सेट किया हुआ है और आपका जब एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी तो उन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो तभी ढूंढ पाओगे जब आपके पास स्टैंडर्ड अवेलेबल होगा। ठीक, आगे कहता है दिस स्टैंडर्ड और नॉर्म्स और सेट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस। इट मीन्स जो हम स्टैंडर्ड कह सकते हैं, जो नॉर्म्स कह सकते हैं, वो सेट हो सकती है कि इसके बेसिस पे बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस। और जो पास्ट परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए कहता है एडजस्टेड फॉर चेंजेस इन फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ स्टडीज कंडक्टेड। इट मीन्स जो हम स्टडी कर चुके हैं, जो हम अर्ली एनालिसिस कर चुके हैं, उसके बेसिस पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमारे को क्या क्या करना हो सकता है। सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है कॉस्ट कंट्रोल करने का कि हम क्या करें, कि स्टैंडर्ड तैयार करें, हम स्टैंडर्ड तैयार करें और हम साथ में इस्टेब्लिश करें नॉर्म्स। इट मीन्स दूसरा वो कहता है कि आपको कॉस्ट को कंपैरिजन करना होगा। आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि आपको, यानी ये स्टैंडर्ड आपने फिक्स कर दिया कि आपको ये अचीव करना है, करेक्ट। अब आप क्या करोगे, अब ये देखोगे कि एक्चुअल में आपने क्या अचीव किया है, करेक्ट। अब आपने एक्चुअल में अचीव जो किया है उसे स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे। कंपेयर करने के बाद आपको क्या मिलेंगे, गैप्स मिलेंगे कि क्यों ऐसा हुआ है कि जो हमारा एक्चुअल, जो हमने सोचा, जो स्टैंडर्ड सोचा था, वो हमारा एक्चुअल में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो कहता है उसके पीछे जो वेरिएंसेज होंगे उसका रीजन ढूंढोगे और जो भी कमियां होंगी उनको रिमूव करोगे। कहता था एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड आर कंप्यूट विद द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक, किस लिए, टू नो द लेवल ऑफ अचीवमेंट, कि हमने एक्चुअल में क्या अचीव किया है, कितना अचीव किया है। द वे रीजन्स आर एनालाइज्ड सो एज टू अराइव एट द कोर्स विच आर, इट इज नॉट द कोर्स, इट इज कॉस्ट, विच आर कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जब वो एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करने के बाद हमें ये पता लग जाएगा कि कौन सी कॉस्ट हमारी कंट्रोल में है और कौन सी कॉस्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, करेक्ट। जैसे हम ये कह सकते हैं कि हमें इंप्लॉय को सैलरी देनी होगी, इट इज अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, क्योंकि इंप्लॉय काम करेगा उसे सैलरी देनी जरूरी है, इट्स अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। बट हम उसे टीए देते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस देते हैं, हम उसे मेडिकल फैसिलिटीज देते हैं, या हम उसे कुछ ऐसी चीजें देते हैं जो कि हम विद इन डिपार्टमेंट अगर हम करें तो ज्यादा कम कर सकते हैं एज कंपेयर टू इंप्लॉय को रिम्बर्स करने की तुलना में। तो कह सकते हैं कि अगर हम उसका मेडिकल खुद कंपनी करवा दें, खुद उसे यानी गाड़ी प्रोवाइड करवा दे, तो कंपनी को कॉस्ट इफेक्टिव होगा एज कंपेयर कि कंपनी उसे रिम्बर्स करे, क्योंकि रिम्बर्समेंट के केस में देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि एम्प्लॉय कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा हो। ठीक, तो ये कहता है कि हमें यानी क्या होगा, कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल कॉस्ट को एनालाइज करना होगा, और जो अनकंट्रोलेबल है वो तो हम कुछ कर नहीं सकते, बट जहां कंट्रोलेबल कॉस्ट है, जहां पर हम कंट्रोल एंड चेक्स एंड पॉइंट्स लगा सकते हैं, वहां पर हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना होगा। आगे कहता है नहीं करेक्टिव एक्शन लेना उसके बाद। इट मीन्स हमें ये पता लग गया कि कमियां कहाँ हैं, हमें ये पता लग गया कि कौन सी कंट्रोलेबल कॉस्ट है, कौन सी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है। अब हम क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे कि कहाँ पर हम अपनी कॉस्ट को बचा सकते हैं। कहता है रेमेडियल और करेक्टिव मेजर्स आर टेकन टू अवॉइड द रिकरेंस ऑफ वेरिएशन। इट मीन्स अभी हो गया है कोई बात नहीं, अभी हम ऑलरेडी बोल चुके हैं हमारा खर्चा हो चुका है एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं, बट ऐसी गलती दोबारा फ्यूचर में ना हो और हमारी जो कॉस्ट जो अननेसेसरी ज़्यादा आ रही है वो ज़्यादा ना आए। आगे कहते हैं इन फ्यूचर एंड फॉर रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड्स वेर एवर नेसेसरी। यार हो सकता है ऐसा भी हो कि हमने अपने स्टैंडर्ड ही क्या कर दिए हो, बहुत ज़्यादा एक्सीड एक्सपेक्टेशंस कर दिए हो। तो ये भी जरूरत है कि हमें अपने स्टैंडर्ड्स को भी यानी नॉर्मलाइज रखना होगा, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करना होगा, अपने स्टैंडर्ड्स को हमें इतना मेंटेन करना होगा कि हम उसे अचीव भी कर सकें। तो स्टैंडर्ड्स में भी रिवीजन लाना जरूरी है। आगे कहता है अमंग इज द टेक्निक यूज्ड फॉर कॉस्ट कंट्रोल, टू मोस्ट पॉपुलर टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन इज बजटरी कंट्रोल एंड सेकंड वन इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि बजटरी कंट्रोल कैसी एक टेक्निक है जो हमारी हेल्प करती है कॉस्ट को कंट्रोल करने में, और दूसरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जहां पर हम स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर करेंगे और वेरिएंस ढूंढेंगे और उन वेरिएंस का एनालिसिस करेंगे कि किस वजह से हमारी कॉस्ट हमारी ज़्यादा आई है। So it is cost control. Now another topic is cost reduction. अब देखो cost reduction क्या होती है। cost reduction के बारे में हमने सीखा। cost reduction means the cost which is permanently eradicated.
परमानेंटली जिसे हम क्या कह सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन। इट मीन्स हम यहाँ पर टेम्पररी नहीं कर रहे, हम इसे परमानेंटली कर रहे हैं। तो कह सकते हैं अल्टीमेटली इट इज सिमिलर टू कॉस्ट कंट्रोल, कहीं ना कहीं कॉस्ट कंट्रोल जैसा ही है ये, बट एक्चुअली कॉस्ट में कंट्रोल जैसा नहीं है। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन में ह्यूज डिफरेंस है। कह सकते हैं कॉस्ट कंट्रोल इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, एंड इन अदर वर्ड्स वी कैन से कॉस्ट रिडक्शन हैज वाइडर स्कोप एज कंपेयर टू कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है जी, कहता है नहीं कॉस्ट रिडक्शन इज सिमिलर टू कॉस्ट कंट्रोल, सिमिलर टू है, इट इज नॉट एग्जैक्ट सेम। कॉस्ट रिडक्शन इज मच वाइडर इन स्कोप एंड कंसिस्ट ऑफ इफेक्टिव सेविंग इन कॉस्ट बाय कॉन्टिन्यूअस रिसर्च फॉर इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्ट्स। देखिए हमारे प्रोडक्ट में जितनी इंप्रूवमेंट होगी उतनी हमारी कॉस्ट कम होगी। हम मेथड्स नया अपनाएंगे, हम अच्छा मेथड्स अपनाएंगे जिससे कि हमारी कॉस्ट कम हो। कॉस्ट रिडक्शन इज डिफाइंड बाय सीमा, इट इज अ चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड अकाउंटेंट लंदन एज द अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट रिडक्शन। कैसे रिडक्शन चाहते हैं, रियल हो और परमानेंट हो इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज रेंडर्ड विदाउट इम्पेयरिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि विदाउट इम्पेयरिंग सुटेबिलिटी ऑफ फॉर यूज्ड इन टेंडेड। इट मीन्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी रिडक्शन कर रहे हैं उसका जो अल्टीमेटली यूज है, यूज होने की जो यानी उसकी क्या यानी सुटेबिलिटी है वो खत्म ना हो जाए, वो इम्पेयर्ड ना हो जाए, वो खत्म ना, क्योंकि अल्टीमेटली अगर उसका यूज ही नहीं हो पाएगा, वो यूजेबिलिटी ही नहीं खत्म हो जाएगी, तो हमारा यानी कॉस्ट को कम करने का या ज़्यादा करने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए वो कहता है कि अल्टीमेटली जो यूज होना है असेट्स का, ये उस गुड्स का जो यूज होना है उसकी वो यूजेबिलिटी को खत्म ना करे, अदरवाइज अल्टीमेटली उसको परमानेंट रिडक्शन किया जाएगा कॉस्ट में, उस कॉस्ट को बचाया जाएगा। क्या क्या फीचर्स है, कहता है कॉस्ट रिडक्शन मस्ट बी रियल। पहली बात तो कॉस्ट रिडक्शन क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। जैसे हमने क्या किया, अपने प्रोडक्ट का डिजाइन चेंज कर लिया। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, वाइन कंपनी थी, वाइन कंपनी ने क्या किया, प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करने के बाद उन्होंने कांच की बॉटल्स आती हैं, बॉटल्स में उन्होंने वाइन भरी और उन्हें सेल कर दिया। अब सेल करने से क्या हुआ, जब उन्होंने देखा कि उनके पास रेवेन्यू आया मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए का और कॉस्ट आई उनकी मान लीजिए 800 करोड़ रुपए की। ठीक है जी, क्लियर है बात। अब इस बीच में जब एनालिसिस किया गया तो पता लगा कि जो बॉटल की कॉस्ट है वो उनको काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट कम होता है। एक मैनेजर ने एडवाइस किया कि हम जो ये बॉटल की कॉस्ट है, जो ये कांच की बॉटल आती है, जो इसका साइज है वो मान लीजिए 3 mm या 4 mm है, करेक्ट। मान लीजिए बॉटल का साइज 3 mm 4 mm लाइक दिस, करेक्ट। और उन्होंने कहा कि अगर हम इस बॉटल का साइज 4 mm से घटा के अगर 1.5 mm कर देंगे, जो कॉस्ट हमारी 800 करोड़ की आ रही है, ये कॉस्ट घट के 500 करोड़ की हो जाएगी। अब प्लीज समझना, इट इज सो टेक्निकल, इट्स ए परमानेंट रिडक्शन इन द कॉस्ट। इसे क्या कर दिया, परमानेंटली रिडक्शन कर दिया कॉस्ट में, सिर्फ और सिर्फ बॉटल का साइज चेंज करके। बॉटल में जो लगने वाला कांच था, उस कांच का उन्होंने क्या किया, जो परत है उसे पतला कर दिया एज कंपेयर टू अर्लियर, जो कि यानी काफी वाइड थी। समझ रहे हो ना आप। तो इट मीन्स चेंज इन प्रोडक्ट डिजाइन, आपने प्रोडक्ट डिजाइन में चेंज कर दिया है, आपने अपने प्रोडक्ट की क्या किया, इंक्रीज कर दी प्रोडक्टिविटी, ठीक, आपने कोई टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर दी है। तो ये कहता है सबसे पहला है कि जो कॉस्ट रिडक्शन होना चाहिए इट मस्ट बी रियल। दूसरा कहता है कॉस्ट रिडक्शन मस्ट बी परमानेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन टाइम। अब देखो जो ये बॉटल में उन्होंने रिडक्शन किया है, जो उन्होंने कांच कम इस्तेमाल किया है, अब इसकी वजह से जरा आप बताइए जो कॉस्ट आ रही है उनकी, अब वो अल्टीमेटली क्या होगी, परमानेंटली खत्म हो गई, परमानेंटली कम हो गई। कहता है टेम्पररी रिडक्शन क्या होता है इन कॉस्ट, जैसे कि मान लीजिए विंडफॉल हो गया, चेंज इन टैक्स रेट बदल गया, दीज आर नॉट परमानेंट, दीज आर टेम्पररी रिडक्शन, करेक्ट। ये कह सकते हैं कि मार्केट प्राइस में चेंज आ गया है, दीज आर नॉट कवर्ड बाय द कॉस्ट रिडक्शन, क्योंकि हमारा कहाँ कॉस्ट कंट्रोल में आ सकता है, बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, डू नॉट कम इन द परव्यू ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन में से कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि कॉस्ट रिडक्शन में कौन सी चीज आती है, जहां पर आपका परमानेंट रिडक्शन हो रहा हो इंस्टेड ऑफ टेम्पररी रिडक्शन। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट ये है कि जब हम कॉस्ट रिडक्शन करेंगे तो ये इंश्योर करना होगा, इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट द यूजेबिलिटी ऑफ द गुड्स shall not be impaired and suitability of the goods shall not be impaired. It means cost reduction must not impair the suitability of products or services for the intended use. It means ultimately जो उस गुड्स का यूज होना है वो ऐसा ना हो कि उसका जो इसेंशियल कैरेक्टर है वही खत्म हो जाए, ठीक। आगे कहता है इन अदर वर्ड्स कॉस्ट रिडक्शन शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ इसेंशियल कैरेक्टर्स फॉर द
प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ऐसा ना हो कि यानी उसका जो एक्चुअल जो इसेंशियल चीज़ है वही खत्म हो जाए। ठीक है जी, आगे देखते हैं, दोनों में कंपेयर देखते हैं, कंपैरिजन बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट कंट्रोल हमने समझ लिया, इट्स अ टेम्पररी रिडक्शन। कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम कॉस्ट को बचाते हैं, चाहे हम अपने जितने भी हमारे रिसोर्स हैं, लिमिटेड रिसोर्स हैं, उनका बेटर यूटिलाइजेशन करके, वेस्टेज को कम करके, उसे हम कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल। बट कॉस्ट रिडक्शन किसे कहते हैं? कॉस्ट रिडक्शन का मीन्स परमानेंट रिडक्शन इन द कॉस्ट। चाहे आपने डिज़ाइन चेंज कर दिया, चाहे आपने उसके टेक्नोलॉजी चेंज कर दी, मेथड्स चेंज कर दिए, अपनी प्रोडक्ट की प्रॉफिट एफिशिएंसी को इंप्रूव कर दिया, करेक्ट, दीज आर दी कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं, कहता है आर टू इफेक्टिव टूल्स ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड कॉस्ट इंप्रूवमेंट। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन बिगिंस वेयर कॉस्ट कंट्रोल एंड्स। इट मीन्स ये कह सकते हैं कि जो कॉस्ट रिडक्शन है हमारा वो वहां शुरू होता है जहां पर हमारा कॉस्ट कंट्रोल खत्म होता है। तो इन अदर सेंस वी कैन से कि कॉस्ट रिडक्शन हैज अ वाइडर स्कोप एज कंपेयर टू कॉस्ट कंट्रोल। द मेन पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शंस बिटवीन द टू आर एज फॉलो। सबसे पहले कहता है कॉस्ट कंट्रोल इज द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमिन्ड टारगेट्स ऑफ कॉस्ट। इट मीन हमने जो पहले ही टारगेट सेट किया हुआ है उसको अचीव जो करता है उसे कहते हैं हम कॉस्ट कंट्रोल। क्योंकि हमने कहा था कि हम एक्चुअल के बीच में और जो हमने स्टैंडर्ड बनाया उन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं, तो यही कहता है कि कॉस्ट कंट्रोल क्या है, इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है उसे फाइंड आउट करता है। इट मीन्स कहीं ना कहीं टारगेट को अचीवमेंट करने के लिए बात करता है। बात करते हैं कॉस्ट रिडक्शन की, तो कॉस्ट रिडक्शन क्या करता है, रियल एंड परमानेंट रिडक्शन को अचीव करने की कोशिश करता है। कॉस्ट रिडक्शन इज द अचीवमेंट ऑफ द रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द कॉस्ट। अगला कहता है कॉस्ट कंट्रोल जो है, कॉस्ट कंट्रोल इज कंसर्न विद प्री डिटरमाइनिंग कॉस्ट, पहले से जो डिटरमाइन कर रखे कॉस्ट उसके बारे में बात करता है। कंपेयरिंग विद एक्चुअल्स, एक्चुअल के साथ कंपेयर करता है। फिर एनालाइज करता है वेरिएंसेस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं, हम एक्चुअल्स फाइंड आउट करते हैं और उन दोनों के बीच में जो वेरिएंसेस होते हैं उनको एनालाइज करके ये ढूंढते हैं कि कहाँ कमी रह गई जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट ज़्यादा आती है, उसको क्या करना चाहेंगे, वो करेक्टिव एक्शन लेके खत्म करना चाहेंगे। बट के कॉस्ट रिडक्शन किसे कहते हैं, इज नॉट कंसर्न विद द मेंटेनेंस ऑफ परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमिन्ड टारगेट्स। इसके लिए कोई प्री डिटरमिन्ड टारगेट्स नहीं होता है। इवन इट इज रादर कंसर्न विद फाइंडिंग आउट न्यू प्रोडक्ट डिजाइन मेथड्स एटसेट्रा। ये कहीं ना कहीं इट मीन्स ये नई चीज़ ढूंढने में यानी विश्वास करता है और ये कहता है कि हम कैसे अपनी कॉस्ट को यानी परमानेंटली खत्म कर सकें, कोई नया प्रोडक्ट लाके, नया डिज़ाइन लाके, नया मेथड लाके, नई टेक्निक लाके, इस तरह से कहता है कॉस्ट कंट्रोल इज प्रिवेंटिव फंक्शन। ये प्रिवेंटिव फंक्शन है। प्रिवेंटिव मीन्स ये कहता है कि जैसे वेस्टेज हो रही है उसे कम करो, उसे कैसे बचा सकते हैं, एज इट एम्स टू प्रिवेंट द कॉस्ट फ्रॉम एक्सीडिंग द प्री डिटरमिन्ड टारगेट्स। इट मीन्स जो हमने टारगेट बना रखा है उससे एक्स्ट्रा ना हो, ज़्यादा ना चली जाए। बट कॉस्ट रिडक्शन क्या है, ये करेक्टिव फंक्शन है, कहीं ना कहीं इस पर करेक्शन किया जाता है। इट चैलेंजेस द प्री डिटरमिन्ड टारगेट्स, ये प्री डिटरमिन्ड टारगेट को चैलेंज करता है और उसके लिए नए नए क्या करता है, नहीं टूल्स लेके आता है, नई नई टेक्निक्स लेके आता है, नए नए मेथड्स लेके आता है, जिससे कि सीक्स टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस बाय कनेक्टिंग द टारगेट्स। कि जो टारगेट में कमियां हैं, जो उसमें खामियां हैं, उनको खत्म करके हमारा जो टारगेट है उससे अचीव किया जा सके। कॉस्ट कंट्रोल की बात करते हैं तो कहता है कि कॉस्ट कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग फंक्शन। कॉस्ट अकाउंटिंग फंक्शन का पार्ट है। कॉस्ट रिडक्शन मे बी अचीव्ड इवन व्हेन नो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज इन ऑपरेशन। मान लीजिए कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम नहीं भी है तब भी कॉस्ट रिडक्शन पॉसिबल है, क्योंकि डिजाइन चेंज हो सकता है, कहीं ना कहीं मेथड्स चेंज हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी बदल सकती है। आगे कहते हैं कि जो कॉस्ट कंट्रोल है वो लैक्स करता है, कमी होती है उसकी, किस चीज़ के, डायनामिक अप्रोच टू कॉस्ट इंप्रूवमेंट। इट मीन्स इसे बदलाव पसंद नहीं है। बट कहता है जो कॉस्ट रिडक्शन है इज मोर डायनामिक इन अप्रोच टू कॉस्ट इंप्रूवमेंट एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज। अगला टॉपिक आता है स्कोप एंड एरियाज ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जहां हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, कॉस्ट को परमानेंटली खत्म कर सकते हैं, वो समझते हैं। कह रहा है द स्कोप ऑफ कॉस्ट रिडक्शन इज सो वाइड, तो हमें पता है दैट इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू डेवलप्ड फुल्ली द एरियाज इन विच कॉस्ट रिडक्शन में बी अप्लाइड। ये तो नहीं कह सकते हम कि 100% हम कॉस्ट को रिड्यूस कर देंगे और कॉस्ट को बचा लेंगे, पॉसिबल नहीं है। वेर एवर कॉस्ट आर इनकर्ड देयर इज अ स्कोप। हम ये भी नहीं कह सकते कि ऐसा भी है कि हम 100% श्योर है कि कभी कॉस्ट कम हो ही नहीं सकती, कॉस्ट कम होने के कोई चांसेज हैं ही नहीं। देयर इज नो प्रोबेबिलिटी टू रिड्यूस द कॉस्ट, वी कांट से दिस। देयर इज ऑलवेज हैव अ स्कोप, ये कहीं ना कहीं हमारे पास स्कोप होता है कि हम कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। Wherever costs are incurred, there is a scope for the reduction, and management should not feel that there is no room for cost reduction in any particular area. Management ऐसा कभी फील कर ही नहीं सकता कि इस
जो भी हम कह रहे हैं कि इस कॉस्ट में कभी भी कमी नहीं आ सकती, देयर इज नो स्कोप, इट इज नॉट पॉसिबल। हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉसिबिलिटीज होती हैं कि वो कॉस्ट को कम किया जा सकता है। आगे कहता है एफर्ट्स शुड बी मेड टू रिड्यूस कॉस्ट राइट फ्रॉम द टॉप लेवल टू द बॉटम लेवल, ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक, ऑलवेज देयर इज अ प्रैक्टिस कि कहीं ना कहीं कॉस्ट को कम किया जा सके। हाउएवर इन द फॉलोइंग स्कोप्स हम कह सकते हैं कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है इन मेजर टर्म्स। बाकी तो आप बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं बट वी आर डूइंग सम स्पेसिफाइड। सबसे पहले कह रहे हैं प्रोडक्ट का डिजाइन। देखो प्रोडक्ट का डिज़ाइन के पास सबसे ज़्यादा स्कोप होता है। जैसे जैसे हम यानी अब आपने देखा होगा सबसे पहले कंप्यूटर का पूरा बॉक्स आया करता था, जिसको यानी कम से कम 40-50 किलो का कंप्यूटर हुआ करता था, ठीक है जी। उसको फिर इम्प्रूव किया, फिर लैपटॉप आया, लैपटॉप के बाद एलईडी आया, एलसीडी आया, करेक्ट। उसके बाद आजकल पोर्टेबल आ गया है। तो पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के डिज़ाइन में बदलाव आता जा रहा है, और जैसे जैसे डिज़ाइन बदलता जा रहा है वैसे वैसे यानी क्या हो रहा है, यानी उसकी कॉस्ट इफेक्टिव होती जा रही है। पहले लैपटॉप देखते थे हम, वो 15 कितने 5-5 4-4 5-5 6-6 किलो के हुआ करते थे। अब अगर आप लैपटॉप देखोगे तो वो 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो। तो पॉइंट इज कहीं ना कहीं हम प्रोडक्ट के डिज़ाइन में बदलाव कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट इफेक्टिव होती जाती है। बट प्रोवाइडेड आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि जो उसका इसेंशियल एलिमेंट्स है, जो उसका इसेंशियल फीचर है, जो उसका यूजेबिलिटी है, वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। पढ़ते हैं, कहता है द डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड्स द ग्रेटेस्ट स्कोप फॉर द कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन के लिए सबसे ज्यादा स्कोप कहां होता है, प्रोडक्ट के डिजाइन में। प्रोडक्ट डिजाइन बीइंग द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोडक्शन, सबसे पहला स्टेप ही हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट डिजाइन करना। इफ कॉस्ट रिडक्शन कैन बी मेड एट द डिजाइनिंग स्टेज, मान लीजिए अगर हमने डिजाइनिंग स्टेज के टाइम पे ही अगर हमने कॉस्ट को क्या कर लिया, रिड्यूस कर लिया है, देन इट इज लाइकली दैट द बेनिफिट कैन बी अवेलेबल टू द मैक्सिमम। तो हमारा जो बेनिफिट है वो हमेशा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। कह रहा है देयर आर 2 बेसिक पॉइंट्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल अफेक्टिंग कॉस्ट रिडक्शन इन द प्रोडक्ट डिजाइन। क्या क्या पॉइंट्स होंगे, कह रहा है प्रोडक्ट शुड बी परफॉर्म ऑल फंक्शंस फॉर विच इट इज इंटेंडेड। इट मींस इसका जो इसेंशियल फीचर्स है वो खत्म नहीं होना चाहिए, जिस चीज के लिए इसे बनाया जा रहा है वो ये फंक्शन करे। दूसरा कहता है प्रोडक्ट शुड रिटेन इट्स स्टीम और एस्थेटिक वैल्यूज। इट मीन्स कहीं ना कहीं जो इसकी वैल्यूज है, जो इसके अंदर इसका फीचर है, वो उसके अंदर होना जरूरी है। दिस इज इन द केस ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स विच हैव शेप और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। मान लीजिए हमने फ़ोन लिया, फ़ोन बिल्कुल सही दिख रहा है, स्क्रीन भी सही है उसकी, करेक्ट, उसका यानी बॉडी सही है, बाहर से दिखने में बहुत अच्छा दिख रहा है। बट जब हम उसको एक्चुअल में यूटिलाइजेशन करते हैं, जब उसका यूज करते हैं, तो मान लीजिए आपको आवाज़ सही नहीं आ रही, करेक्ट, या उसके जो है स्क्रीन है तो सही बट स्क्रीन ब्लर्ड हो रही है, दिख नहीं रहा आपको कुछ भी। तो पॉइंट इज उसका यानी सिर्फ शेप होने से या जो उसकी बाहर आउटलुक है, आउटलुक अच्छा हो, ये जरूरी नहीं है कि उसकी इंटरनल फीचर्स भी अच्छे हैं। तो वो यही कहना चाहता है कि जो आउटलुक है उसके साथ साथ जो उसका इंटरनल जो इस एलिमेंट्स हैं वो भी यानी क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। विच प्लीजेज द आई, जो कि एक्सटर्नल क्या होगा, शेप होंगी, कैरेक्टर्स होंगे, वो आपको क्या करेंगे, अच्छा दिखाएंगे, बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है बट लॉस इट्स इसेंशियल फीचर्स। लेकिन जिसका एक्चुअल में वर्क है, जिसका इसेंशियल फीचर्स है, वो खत्म ना हो जाए। कहता है इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्ट डिजाइन में रिजल्ट इन कॉस्ट रिडक्शन इज इलिस्ट्रेटेड बिलो। जैसे हम कहाँ कहाँ कम कर सकते हैं प्रोडक्ट डिजाइन में। सबसे पहले कह रहा है मटेरियल की कॉस्ट, जो हमारा मटेरियल की कॉस्ट आ रही है हम उसे बचा सकते हैं, करेक्ट। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, मान लीजिए पहले हम स्टील यूज कर रहे थे, हम स्टील के क्या कैप यूज करते हैं, स्टील कैप यूज करते थे। अब हमने स्टील की जगह प्लास्टिक का कैप यूज करना शुरू कर दिया, करेक्ट। अब देखिए स्टील कैप महंगा आता, प्लास्टिक कैप सस्ता आया। अब इससे क्या हुआ, मटेरियल पहले भी हमारा उतना ही आ रहा था, आज भी उतना ही आ रहा है। पहले मान लीजिए हम यानी क्या करते, 50,000 रुपये में 50,000 कैप खरीद के लाते थे स्टील की। अब हम 50,000 रुपये में समझ लो 1 लाख कैप खरीद के ला रहे हैं प्लास्टिक की। सो हमने कहीं ना कहीं वर्क वही हो रहा है, उसका यानी जो इसेंशियल्स हैं वो वही है, चीज़ वही है, बट कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारे को उसको कॉस्ट में मदद मिलेगी कि हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। कहता है चेंज इन डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट में रिजल्ट इन सेविंग इन द मटेरियल कॉस्ट। जैसे मैंने आपको बताया था एक और, अभी मैंने वाइन का एग्जांपल दिया था, तो उन्होंने एक और उसमें क्या किया, चेंज किया। जो बॉटल का साइज़ था ना, जितना उसमें जितना भी आता होगा, जैसे मान लीजिए 800 ml या 1000 ml, ठीक, ये 1000 ml 800 ml की बॉटल आई, ठीक है जी। अब उन्होंने क्या किया, 1 लीटर की बॉटल आई, 1 लीटर बॉटल जो है ये वाइन है। अब उन्होंने इसके अंदर क्या किया, इसके डिज़ाइन में बदलाव कर दिया। एक तो उन्होंने क्या किया, इसमें जो मोटी परत लग रही थी कांच की वो कम कर दी, ठीक। दूसरा उन्होंने क्या किया, इसकी शेप ही बदल दी। जब इसकी शेप बदलने से कहीं ना कहीं वो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हुआ। जब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, तो उसमें भी उन्हें बड़ी मदद मिली, क्योंकि उसे ईजी था यानी रखना,
ठीक। तो उसका डिज़ाइन भी बड़ा सिंपल होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत इजीली होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, लुक्रेटिव होना चाहिए, बट वो कहीं ना कहीं वो बिजनेस को ईजीनेस भी प्रोवाइड करे। आगे कहता है इकोनॉमिकल सब्स्टिट्यूशंस फॉर एग्जिस्टिंग मटेरियल में ऑल्सो भी कंसिडर। अब क्या क्या हो सकते हैं, कहता है एग्जांपल देख लीजिए। इन मैन्युफैक्चरिंग किचन यूटेंसिल्स, मान लो अगर किचन यूटेंसिल्स आप यूज कर रहे हो तो आप ब्रास की जगह क्या यूज कर सकते हो, यानी अलॉयज यूज कर सकते हो। इसी तरह अगर मान लो पर्दे बना रहे हो, पर्दे में जो यानी वो लगते हैं कंगन लगते हैं, जो रिंग्स लगती हैं, वो आप क्या कर सकते हैं, यानी जो मेटल की बनती है उन्हें प्लास्टिक का बना सकते हो। देयर इज अ स्कोप टू रिड्यूस द कॉस्ट, एंड जैसे ये होगा वो परमानेंटली कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। सो वी कैन से इट्स अ कॉस्ट रिडक्शन। अगला कहता है हम लेबर कॉस्ट कम कर सकते हैं। हमने क्या किया, लेबर कॉस्ट कैसे कम किया, नहीं हमने इंप्रूव कर दिया डिजाइन में, करेक्ट। जैसे हम इंप्रूवमेंट इन डिजाइन में रिजल्ट इन रिड्यूस ऑपरेटिंग टाइम, ठीक। या पहले हम कहते थे कि मैनुअली वर्क कराते थे लेबर से, हमने उसे मशीन प्रोवाइड कर दी जिसकी वजह से उसका टाइम बचा, हमारा टाइम बचा, जिसकी वजह से हमें लेबर कॉस्ट कम हो गई। इस तरह का फैक्ट्री ओवरहेड, देखो लेबर कॉस्ट कम होगी तो लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट पर जुड़ी होती है हमारी ओवरहेड कॉस्ट। तो जब लेबर कॉस्ट कम होगी तो अल्टीमेटली हमारी यानी फैक्ट्री ओवरहेड भी कम हो जाएगी। तो रिड्यूस्ड ऑपरेटिंग टाइम नॉट ओनली हेल्प्स इन सेविंग द लेबर कॉस्ट, सिर्फ और सिर्फ लेबर कॉस्ट नहीं बचाएगी जबकि फैक्ट्री ओवरहेड भी बचा देगी। आगे कहता है पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। देखो पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत बड़ा खर्चा होता है। अब पैकिंग कैसे होनी चाहिए, लुक्रेटिव होनी चाहिए। पैकिंग कैसे होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। पैकिंग कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, बट हम पैकिंग में मैक्सिमम खर्चा अपना नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स जब हम पैकिंग कर रहे हैं तो उसका डिज़ाइन वो जरूरी है कि हमारी कॉस्ट को बचाता हो। दूसरा ट्रांसपोर्ट, हमें कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट है और पैकिंग कॉस्ट भी। तो कहीं ना कहीं इसको अगर हम कम करेंगे तो हमारी कॉस्ट क्या होगी, परमानेंटली रिड्यूस हो जाएगी। आगे कहता है कॉस्ट ऑफ टूल्स। आपने जो टूल्स लिए हैं उनकी कॉस्ट, उनको जिग्स एंड फिक्सचर्स हो गए, कैन बी रिड्यूस थ्रू डिजाइन इंप्रूवमेंट। थ्रू डिजाइन इंप्रूवमेंट्स हम इसे भी बचा सकते हैं। अनदर वन इज ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो हम ऑर्गेनाइजेशन भी हमारा एक हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजेशन हमारी हेल्प करता है कि हम अपनी कॉस्ट को क्या कर सकें, रिड्यूस करके। देखो कैसे होता है कि अगर हम यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड अथॉरिटी फिक्स कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर पर्सन उसके लिए जिम्मेदार होगा, और जब वो पर्टिकुलर पर्सन उसके लिए जिम्मेदार होगा तो ही विल बी वेरी कॉन्शियस कि जब भी वो अपना काम कर रहा होगा तो ही विल बी अटेंटिव, कि कहीं ना कहीं अटेंटिव होगा तो अपने काम को बड़ी अच्छी और निष्ठापूर्वक करेगा। कहते हैं वेल डिफाइंड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन सारे डिपार्टमेंट के बीच में, सारे एग्जीक्यूटिव के बीच में होना जरूरी है। कहता है कॉस्ट रिडक्शन में ऑल्सो भी अचीव्ड बाय इंप्रूविंग फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन। कैसे इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, कहता है कि क्या करो आप क्लियर कट लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दो। आप क्या कर सकते हो, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिफाइन करो। आगे कहता है कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, कॉपरेशन होना चाहिए अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में, अलग अलग एग्जीक्यूटिव्स के बीच में। थर्ड वन इज प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन का क्या रोल है, इट मीन्स कहीं ना कहीं हमें यानी इस तरह से ऑपरेशंस चलाना होगा कि हम एक बेस्ट प्रोडक्ट बना सकें। उसके लिए हमें बेस्ट मशीन यूज़ करनी होगी, सुटेबल कंडीशंस, इट मीन्स वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करनी होंगी, करेक्ट। हमें यानी क्वालिटी टूल्स प्रोवाइड करने होंगे जिसकी वजह से हम अपनी कॉस्ट को बचा सकते हैं। कहता है अ कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम शुड मेक अ स्टडी ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस टू फाइंड आउट द बेस्ट वन, करेक्ट, बेस्ट वन टू यूज़ द मोस्ट सुटेबल मशीन फॉर द वर्क। हम चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी मशीन यूज हो जिससे कि हमारा प्रोडक्ट सस्ता और इफेक्टिव और अच्छा बने। आगे कहता है टू यूज जिग्स एंड फिक्सर्स का यूज़ करना किस लिए, ऑपरेटिंग टाइम को बचाने के लिए, आइडल टाइम को खत्म करने के लिए। रिड्यूस क्या, आइडल टाइम को क्या करो, खत्म करो, जितना इन्हीं वेस्टेज जाएगी उसे खत्म करो। रिड्यूस स्क्रैप बाय यूज ऑफ बेटर क्वालिटी टूल्स। आप अच्छे क्वालिटी टूल्स यूज करो जिसकी वजह से कि आपका जो टाइम है, जो आपका यानी टाइम होने वाला वेस्टेज है वो खत्म हो। टू प्रोवाइड बेटर वर्किंग कंडीशंस, उनको क्या एम्प्लॉयज़ को क्या करो, बेटर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करो जिससे कि उनका मन लगा रहे, जिससे कि इफेक्टिवली काम करें, एफिशिएंटली काम करें, कंडक्टिव टू दी एफिशिएंसी। फोर्थ वन इज एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो एडमिनिस्ट्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन इज मच इंपॉर्टेंट। मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं कि जो कस्टमर है, हमें कस्टमर को क्या रेट ऑफ डिस्काउंट देना चाहिए, इट मीन्स हमें उससे डिस्काउंट देना चाहिए, हमें नई नई ऑफर्स लेके आनी चाहिए। नई नई मार्केट में ऑफर लाएंगे तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, लोगों को ज़्यादा दिखेगा, लोग कहेंगे कि इसके अंदर ऑफर्स हैं तो हम कहीं ना कहीं से परचेज करेंगे। इस मीन्स हमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक, ई मीडिया, इस तरह से हमें यानी पब्लिसिटी, हमें इस तरह से अपने एडमिनिस्ट्रेशन करना, अपने एडमिन करना अपने वर्क को कि हमारा यानी प्रोडक्ट ईजिली अवेलेबल लोगों तक पहुँचे और हमें यानी कॉस्ट में कमी आए। कहता है आइटम्स अंडर दिस हेड इंक्लूड सेविंग अफेक्टेड बाय मॉडिफाइंग। कैसे हम सेव करेंगे, बाय मॉडिफाइंग रेंज ऑफ कैश डिस्काउंट,
जैसे हमने कैश डिस्काउंट, हमने कहा इमीडिएट अगर आप कैश दोगे तो आपको नहीं 1% जगह 1.5% डिस्काउंट दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारे पास कैश तुरंत आएगा, हम उसे कहीं इन्वेस्ट करेंगे। हम जहाँ पर आधा % एम्प्लॉय को दे रहे हैं या कस्टमर्स को हम आधा % दे रहे हैं, जहाँ पर डिस्काउंट हम इन्वेस्ट करके वहाँ से 1% 1.5% कमा सकें, तो कहीं ना कहीं इफेक्टिव होगा कंपनी के लिए। कह रहे इंट्रोड्यूसिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक एड्स टू द ऑफिस रूटीन, ऑफिस रूटीन में लेके आना ये मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। आगे कहता है मॉडिफाइंग इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन सिस्टम, इंटरनल सिस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम को बदलना, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन सिस्टम को बदलना, उसमें इम्प्रोवाइजेशन करना, ठीक, जिससे कि हमारी कॉस्ट कम हो सके। मार्केटिंग, मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट मार्केटिंग मान लीजिए हम कुछ भी काम कर रहे हैं और मार्केटिंग अगर हमारी अच्छी नहीं है तो हमारी कॉस्ट सबसे ज़्यादा आएगी। इट मीन्स हमें एडवर्टीजमेंट क्या करना है, हमें अपने प्रोडक्ट का डिजाइन कैसे इंप्रूव करना है, हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे इंप्रूव करनी है, कौन कौन से मेथड्स हमें एडवर्टाइजिंग के इंप्रूव करने हैं। इट मीन्स हमें डोर टू डोर करना है या हमें एक पब्लिक सेंटर पे, एक पब्लिक प्लेस पे हम अपना एडवर्टीजमेंट एक बोर्ड लगा दें, उससे हमें एडवर्टीजमेंट करनी है। हम अपने गुड्स को कैसे एडवर्टाइज करेंगे, कैसे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होगा, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा गुड्स का, ये इंपॉर्टेंट है। जितना सस्ता होगा, जितना इफेक्टिव होगा, जितनी मार्केटिंग हमारी अच्छी होगी, उतना ही हमारी यानी कॉस्ट कम आएगी। कहते हैं इन दिस फंक्शन कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिवाइजिंग द मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ सेल्समैन। जैसे हमने कहा कि भी हम सेल्समैन को, अगर सेल्समैन मान लीजिए कुछ टारगेट अचीव करता है तो हम उसे इंसेंटिव देंगे, अदरवाइज हम उसकी सैलरी कट करेंगे। तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, इससे क्या होगा, हमारी सेल भी बढ़ेगी और जो भी सेल्समैन वर्क कर रहा है वो यानी रिलीजियसली वर्क करेगा, अच्छा काम करेगा, जिसकी वजह से उसे यानी क्या मिले, बोनस मिले। रीअरेंज टेरिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेल्स पर्सन रिप्रेजेंटेटिव्स। टेरिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स मान लीजिए अगर वो दिल्ली में उसे एक एरिया दिया जाए, नॉर्थ ईस्ट दे जाए या फिर साउथ ईस्ट दे दिया जाए, तो कहीं ना कहीं उसे यानी एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया का हेड बनाया जाए, पर्टिकुलर एरिया को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट की जाए, जिससे कि वो क्या करें, यानी अपना बेस्ट वहाँ पर दे सके। आगे कहते हैं मॉडिफाइंग करंट मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, जो नए हम करंट मेथड्स है उसे मॉडिफाई करना, कुछ नया मेथड लेके आना, लुक्रेटिव मेथड लेके आना, कॉस्ट जिसमें हम क्या कर सकें, कॉस्ट सेविंग टेक्निक्स लेके आना। इंप्रूविंग प्रोडक्ट डिज़ाइन को क्या करना, इंप्रूव करना, प्रोडक्शन की क्वालिटी को इंप्रूव करना, जिससे कि हम अपनी क्या कर सकें, अल्टीमेटली कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें। इकोनोमाइजिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अपनी क्या करना, जो हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या जो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो जो चैनल है उस चैनल को क्या क्या करना, इकोनोमाइज करना, उसे सस्ता बनाना। इंप्रूविंग पैकिंग क्वालिटीज़ को इंप्रूव करना, जिसके कि लोगों को अट्रैक्टिव लगे, अच्छा लगे, बट लोग उसे खरीदें, ठीक। तो हमारी कॉस्ट तो कम होगी, कॉस्ट कम होने का मीन्स क्या हुआ, अल्टीमेटली हमारी प्रॉफिट ज़्यादा हो। अनदर वन इज फाइनेंस। अब देखो फाइनेंस का क्या रोल आता है, जब भी कोई ओनर पैसा इन्वेस्ट करता है, कैपिटल लगाता है बिजनेस के अंदर, मान लीजिए उसने 10 लाख रुपए लगाया, मार्केट से उसे 10% रिटर्न मिल रहा है, मान लीजिए बैंक में जमा करा तो उससे 10% का क्या मिलता है, नहीं 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अब उसे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 10 लाख पे 1 लाख, इट मीन्स अगर वो बैंक में जमा कराएगा तो उसे 1 लाख मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ही वुड बी एक्सपेक्टिंग मोर। मान लीजिए वो 15% एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर वो बिजनेस चलाता है तो 15% उसे कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। तो वो कहता है कि फाइनेंस क्या चाहता है, नहीं कॉस्ट में रिडक्शन चाहता है, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। और जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, इट मींस रिटर्न मैक्सिमाइज होगी, तो उसकी जो कैपिटल है, ये कह सकते हैं कि उसी कैपिटल का बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है, ना तो ये अंडर यूटिलाइज है, ना ही ये ओवर यूटिलाइजेशन हो रही है, मतलब बेकार अंडर यूटिलाइजेशन, ठीक। तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं उसका अंडर एंड ओवर यूटिलाइजेशन। और साथ में कह सकते हैं कि जो हमारी वेस्ट कैपिटल है, जो वेस्टफुल है, हम उसको यानी खत्म कर रहे हैं, जो वेस्टेज होने वाली है उसे हम रिड्यूस करते हैं, ठीक है जी। सो दिस इज द चैप्टर विच वी हैव डन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पहला चैप्टर था हमारा, ठीक है। वी हैव कवर्ड आवर फर्स्ट चैप्टर, सो वील मूव एंड वील स्टार्ट अनदर चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। सो फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू सो मच।